माइक में नहीं आ रही? पहले आ रही थी क्या? पहले भी नहीं आ रही थी? ये आवाज माइक में जा रही है क्या? ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में, है ना। स्पीकर की वैसे जरूरत है क्या? हल्का सा कर दो, करो तो हल्का सा कर दो, हल्की सी। हाँ, देखो हम बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति। बहुत कम कर दो ना। राजस्थान की कला संस्कृति, है ना। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम ले लो भाई, आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप ले लो, राजस्थान के हर एग्जाम में कला संस्कृति से संबंधित जो है सवाल पूछे जाते हैं। बताओ ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना। अच्छा, दूसरा, आजकल हिस्ट्री से तो फिर भी कम आ रहा है। अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे, अभी प्रेजेंट के आप पेपरों को देखो और कल्चर की बात करो, हिस्ट्री और कल्चर, इनमें ज्यादा वेटेज किसका आता है? हिस्ट्री का या कल्चर का? कल्चर का, है ना। हिस्ट्री में क्या है कि एक तो राजा महाराजाओं से, अब बताओ जो किंग यानी राजाओं से संबंधित सवाल है कितने पूछे जा रहे हैं? पिछली अभी 2 3 4 साल के एग्जाम देख लो, इनमें राजाओं से संबंधित पूछे गए सवालों की संख्या कितनी है? बहुत कम है। किसी में 1, किसी में 2, मतलब सवाल बहुत कम पूछे जा रहे हैं राजाओं से संबंधित। लेकिन कल्चर का आप कोई भी टॉपिक ले लो, कल्चर के हर टॉपिक से क्या पूछे जा रहे हैं? सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखोगे, राजस्थान की कला संस्कृति। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आरएस की तैयारी कर लो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीईटी, रीट, पटवार, हर एग्जाम में आपका कल्चर है और हर एग्जाम में कल्चर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, दूसरा सिलेबस। सिलेबस में आप देखो, सिलेबस आप चाहे कोई सा भी सिलेबस ले लो, सिलेबस कल्चर का लगभग सेम ही रहता है। जैसे मैं आपको सिलेबस बताऊं, सिलेबस में बताऊं आपको कि जैसे राजस्थान कल्चर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? राजस्थान के, मतलब पहला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं राजस्थान के मेले त्योहार। बोलो है कि नहीं? पहला टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं? मेले त्योहार। क्यों? क्योंकि मेले त्योहार के साथ साथ हम कैलेंडर भी पढ़ते हैं। कैलेंडर क्यों पढ़ते हैं? कैलेंडर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बीच बीच में कहीं आप ईसा पूर्व आ गया, कहीं विक्रम संवत आ गया, कहीं शक संवत आ गया, तो कम से कम अपने को यह समझ में तो आए कि ईसा पूर्व क्या है, ईसवी सन क्या है, विक्रम संवत क्या है, शक संवत क्या है, हिजरी संवत क्या है ना। और मेले त्योहार इसलिए जरूरी है कि चैत्र है, वैशाख आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, तो इसमें अपने को नॉलेज तो हो। वे रामदेव जी का मेला तब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। अब कई लोग ऐसे, कई बच्चे ऐसे जो भाद्रपद नहीं जानते, कई शुक्ल पक्ष नहीं जानते, कई कृष्ण पक्ष नहीं जानते, इसलिए पहला टॉपिक मेले त्योहार पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद आप चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको वैसे टॉपिकों का क्रम बता रहा हूं कि हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया, तो राजस्थान के मेले त्योहार हो गए। फिर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? राजस्थान के लोक देवता। अब चाहे फिर कोई सा भी टॉपिक आप बोल दो वो पढ़ लेंगे, लेकिन लोक देवता। फिर कौन सा टॉपिक है? फिर है राजस्थान की राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां। फिर आप कौन सा टॉपिक फिर आप दे दो? देखो, इसके बाद राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। फिर हम बात करें, फिर आप ले लो राजस्थान की चित्रकला। फिर आप कौन सा टॉपिक है? फिर है आप राजस्थान की हस्तकला, ठीक है। फिर कौन सा है? फिर है आपके राजस्थान के लोक नृत्य, ठीक है। फिर है आपके राजस्थान के लोक संगीत। कौन सा हो जाएंगे? लोक संगीत।
फिर आप देखो, फिर एक टॉपिक है राजस्थानी भाषा, साहित्य और बोलियां। भाषा, साहित्य और बोलियां, ये वाला टॉपिक हो गया। और कौन सा टॉपिक है इसके अलावा? फिर आ जाओ आप, राजस्थान की क्या, हाँ, फिर है राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। इसके अलावा कौन सा है? फिर आप मान लो राजस्थान की स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे स्थापत्य कला में अगर हम बात करें तो स्थापत्य को एक तो क्या आ जाएंगे, दुर्ग, दुर्ग आ जाएंगे, एक आपके छतरियां, एक आ जाएंगी कौन सी आपकी हवेलियां, एक आ जाएंगे कौन से महल, ठीक है, बाबड़ियां, मतलब और भी अगर कोई टॉपिक छोटा मोटा रहा हो तो वो, तो ये टॉपिक हैं आपके। अब इन टॉपिकों, इसके अलावा और कोई जो रह गया हो, आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज एक बार चेक करना है ना, आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो और इनके अलावा कोई एक आध टॉपिक यदि बचा हो तो वो देख लेंगे अपन, है ना। अब सुनो आप, अब आप देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले एक तो आपके मन में ये होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि सर ये रीट मेंस का ही सिलेबस है क्या? नहीं, ये सब का है। मैं वही बात तो कह रहा हूं मैं आपको कि आप आरएस से लेकर कोई सा भी एग्जाम देख लो, ये सारा सिलेबस सेम ही रहता है भाई। ऐसे थोड़ी किसी एग्जाम में कि मेले त्योहार नहीं आ रहे, है ना, मेले त्योहार सब में आ रहे हैं। मेला तो किसी का भी पूछ लेगा, किसी भी एग्जाम पूछ लेता है। अभी जो पशु परिचर का हुआ है, 4th ग्रेड का हुआ है, उसमें भी इससे सवाल आया है, यानी सवाल तो आते ही हैं। अब सुनो आप, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान के मेले त्योहारों में आप देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई, जरूरी है कि यहां से सवाल किस टाइप का आता है, तभी तो आप उसको कर पाओगे ना। एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक और बात कि अभी प्रेजेंट में चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, ये आपको पता है सवाल कहां से पूछ रहे हैं? ये सवाल दो जगह से, मेरे ध्यान में दो जगह से पूछ रहे हैं सवाल। या तो सवाल पूछा जा रहा है किससे, या तो वो सवाल पूछ रहा है हिंदी ग्रंथ अकादमी से। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं वहां से सवाल पूछा जा रहा है, या सवाल पूछा जा रहा है किससे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, इन दो चीजों से सवाल ज्यादा आ रहा है। और इन हम में से बहुत कम लोग इनको पढ़ते हैं। अब आप में से कितने बच्चों के पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है? अरे ये प्री में भी है, मेंस में भी है, सब जगह है ये, है ना। और कोई एक आध टॉपिक कम ज्यादा होगा तो उसको हम एडजस्ट, ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप में से किसी के पास हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है? नहीं है ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है? कौन सी क्लास की है? 9th 10th की, है ना। और 9th 10th वाली जो बुक है ना, बहुत शानदार है। उसको, हालांकि आपको उस बुक को देखकर ऐसा लगेगा कि ये बुक तो बहुत पतली है, इसमें से क्या सवाल बनता होगा, लेकिन उसकी एक एक लाइन से 4-4 सवाल बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसकी एक एक लाइन से 4-4 सवाल बनते हैं। उसको आप जितनी बार पढ़ोगे ना, 10th क्लास वाली बुक है, आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको हर बार नई चीज मिलेगी। एक बार में उसको आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, है ना। तो आप उसको कितनी बार पढ़ लिया अब तक? पढ़ा कितनी बार? कितनी बार है? 2-3 बार पढ़ लिया? वाह, वेरी गुड। तो मैं एक सवाल पूछ लूं फिर? नहीं पूछता, रहने दो, है ना, पूछने से कोई मतलब नहीं है। अभी 2-3 दिन बाद पूछूंगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं 10th क्लास की बुक बहुत शानदार है। उसमें मैटर भले ही कम है, लेकिन उतना तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। 2, 3, 5, 10 बार जितना उस बुक को अगर कोई पढ़ना चाहे तो संडे टू संडे पढ़ सकता है। बस इस संडे को शुरू करो, अगले संडे को खत्म कर दो। ढंग से पढ़ना है, रीडिंग थोड़ी लगानी उसको, है ना। 7-8 दिन में आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। पढ़ना बहुत जरूरी है उसको, ठीक है। बाकी हमारा बेस भी यही है,
हमारा बेस जो है, देखो देखो मेरे पास तो पुरानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक हैं, उनसे भी पढ़ाऊंगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुरानी किताबें हैं उनसे भी पढ़ा जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अपना जो बेस रहेगा ना, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें बेस रहेगा। कोई भी फालतू की चीजें आपको नहीं दिखाई जाएगी। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थानी कृतियां, राजस्थानी साहित्यकार, ये टॉपिक भी है। हाँ बिल्कुल, देखो राजस्थानी भाषा, साहित्य और बोलियां, केवल इसमें क्या नहीं लगाया, क्षेत्रीय शब्द नहीं लगाया, बाकी टॉपिक वही है। रही बात साहित्य की, तो साहित्य अगर हम पढ़ेंगे तो साहित्यकार भी पढ़ा जाएगा, है ना, आप चिंता मत करो, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। अब सुनो, और कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, साथ ही साथ एग्जाम में भी प्रश्न मैच करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाने काम है, एग्जाम में आप कोई सा भी एग्जाम देख लेना, अभी हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं और पिछले जो एग्जाम हुए हैं, हमारा टारगेट वही है, आगे आने वाले एग्जाम भी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, अब मेले त्योहार, मेले त्योहार वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, यह इतना बड़ा टॉपिक है कि आप कितना याद करो, और अगर इस टॉपिक में और डीप में जाएं तो दादी नानी इनको ज्यादा आता है, नहीं उनके मेले त्योहार तो किताबों में भी नहीं है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हमको मुख्य रूप से 3 महीनों पर जोर देना है। एक महीना हालांकि पढ़ेंगे तो हम सारे, एक हो गया चैत्र महीना, एक हो गया कौन सा चैत्र के बाद एक हो गया भाद्र महीना, और एक हो गया कौन सा कार्तिक महीना। पढ़ेंगे तो हम सारे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा वो पूछता है, आप पुराना कोई भी पेपर उठा के देख लो, ज्यादा आपसे बोले आप एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा या तो चैत्र महीने से पूछ रहा है, वो चैत्र से पूछ रहा है, या फिर किससे पूछ रहा है, या भाद्र महीने से क्वेश्चन पूछ रहा है, और या फिर किससे पूछ रहा है, या वो कार्तिक महीने से क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्यादातर पूछने को तो किसी महीने से पूछ सकता है मैक्सिमम। और सुनो, राजस्थान के लोक देवता, अगला टॉपिक है राजस्थान का लोक देवता। अच्छा, कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर से भी सवाल पूछा गया है। कैलेंडर से क्या पूछा गया है, आरपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था, एक तरफ तो थे डेट्स और एक तरफ थे संवतों के नाम, गुप्त संवत, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, और एक तरफ डेट, बताओ कौन सा संवत कब शुरू हुआ, ऐसे मिलान करो। तो ये संवत के मिलान संबंधी सवाल भी पूछा जाता है। अधीनस्थ बोर्ड ने पिछली बार पूछा था कि किस संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया है। हिजरी संवत को किया गया है, विक्रम संवत को किया गया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को किया गया है, या इलाही संवत को किया गया है, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, कौन सा है। सवाल आ गया, मान लो एग्जाम में, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो कौन सा है, तो भारत का कोई राष्ट्रीय कैलेंडर, अरे बताओ भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। ये तो मैं बहुत छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, ये कैलेंडर से, कैलेंडर किसी भी एग्जाम में सिलेबस में थोड़ी होता है भाई, कैलेंडर से लिखता, सिलेबस में कैलेंडर लिखा जाता है कि नहीं लिखते, लेकिन ये तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है कि भाई आपको यदि राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ोगे सर, राजस्थान की प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, देखो धार्मिक स्थल वगैरह तो हम पढ़ते हैं, बाकी ये फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह हैं ये तो इकोनॉमिक्स वाले पढ़ाते हैं, है ना। आपको सिलेबस पूरा करवाएंगे, है ना, आप निश्चिंत रहो इस बात के लिए। बाकी फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह ये तो आपके इकोनॉमिक्स में आती हैं, ठीक है। तो कैलेंडर से संबंधित सवाल आता है, ओके। अब है राजस्थान के लोक देवता। अब राजस्थान में बताओ लोक देवताओं की कोई कमी है क्या, कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर सवाल अपने पूछता है पंच पीरों से। मैक्सिमम सवाल किससे आता है, पंच पीरों से, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, और आने को फिर कहीं से भी आ सकता है। मैं मैक्सिमम 90% संभावना बता रहा हूं कि यहां से ज्यादा आता है, पढ़ेंगे तो हम पूरा ही। दूसरा, राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित सवाल क्या आता है, राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित सवाल ज्यादातर मैक्सिमम सवाल ये आता है कि बताओ इस लोक देवी का मंदिर कहां है। पिछली बार का अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है कि बताओ भ्रमर माता का मंदिर कहां है। सवाल क्या है, सवाल है भ्रमर माता मंदिर कहां है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया। मैं कोई भी ऐसा उल्ट पटांग सवाल नहीं पूछूंगा भाई, जो एग्जाम में नहीं आता अपने क्या लेना देना उस सवाल से। हालांकि इसमें फंसाने वाले बहुत सारे सवाल, लेकिन अपने को करना क्या है, हमने को
होशियारी झाड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सिलेक्शन लेना है। हाँ, भ्रमर माता का मंदिर सुना हो, आप तुक्के लगा सकते हो कि भाई भ्रमर माता का मंदिर यहां हो सकता है, मेरे हिसाब से तो तुक्के तो कैसे, अगर पता हो तो सही बता दो। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देने में अपने को कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन सुनो, भ्रमर माता का मंदिर कहां है? ऑप्शन ए है क्या प्रतापगढ़, बी है चित्तौड़गढ़, सी है राजसमंद और डी है भीलवाड़ा। बताओ। चार और दूं ऑप्शन कि बहुत है? चार बहुत है, बताओ तो। देखो, लोक देवियां भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन देवियों के मंदिर तो हैं, पर्यटन स्थल तो हैं। तो वो मैंने क्या पूछा, मैंने क्या बोला कि देवियों के वो आपसे मंदिर ही पूछ लेगा। वो पूछा गया है कि बताओ भ्रमर माता का मंदिर कहां है, बताओ। चार ऑप्शन है, कोई तो तुक्का तो मारो। कौन सा? आप बोलो, प्रताप, आप बोलो। चार ऑप्शन बोल दो आप, तो क्या दिक्कत है भाई? एक आपने प्रतापगढ़ बोल दिया, आप चित्तौड़गढ़ बोल दो, ऐसे हैं। ऑन देखो, इसका जो सही आंसर ना वो प्रतापगढ़ ही है वैसे, है ना। छोटी सादरी प्रतापगढ़ में भ्रमर माता का मंदिर है, और ऐसा सवाल पूछा गया है। तो ऐसे माताओं से ज्यादातर जो सवाल आता है ना, माताओं से मंदिरों से संबंधित सवाल आता है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे भाई, माताओं से मंदिर से संबंधित सवाल आता है। दूसरा, अब आ जाओ राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदायों के बारे में अगर हम बात करें ना, तो राजस्थान के संत संप्रदायों में एक सवाल तो ऐसा आता है संप्रदायों को मिलाने वाला। एक सवाल कैसा आता है? संप्रदायों को मिलाने वाला आता है। एक तरफ दे दिया गूदड़ संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, नवल संप्रदाय, ये एक तरफ दे दिए प्रवर्तक, बोले मिलान करो, एक ऐसा आता है। दूसरा सवाल क्या है, राजस्थान में जो निर्गुण भक्ति संत थे, जैसे जाम्बो जी थे, जसनाथ जी थे, आपके दादू जी थे, उनसे संबंधित, उनके जीवन से संबंधित सवाल ये पूछ लेता है। ठीक है, ये हो गया। चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करूं, बताओ चित्रकला से संबंधित क्या सवाल पूछा जाता है? अभी प्रेजेंट का सिनेरियो बताना है आपको। प्रेजेंट में चित्रकला से संबंधित क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? प्रेजेंट में पता है सवाल क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट में चित्रकला से जो सवाल पूछ रहा है ना, वो मुख्य रूप से पूछ रहा है आपसे क्या? चित्रकारों के नाम। नहीं पूछ रहा क्या? चित्रकारों के नाम। ये अभी हाल ही में पूछा गया सवाल, मैं आपको बताऊं, हाल ही में एक सवाल पूछा था कि बताओ कमला और इलायची देवी, कमला और इलायची देवी का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? कमला और इलायची देवी का संबंध, बताओ। हाल ही में पूछा गया सवाल है कि कमला और इलायची देवी का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से? ऑप्शन दूं? ऑप्शन ए नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़, और आपका उदयपुर। बताओ, देखिए कोई भी एक बोलना है, बोल दो कि भाई ये होगा। नाथद्वारा, ये खतरनाक सही है नाथद्वारा। ये कमला और इलायची देवी, इन दोनों का संबंध किससे है? नाथद्वारा शैली से ही है। कई बार पूछी गई है। एक और, एक है, एक और, ये तो आपको एक और सवाल पूछा था, एक सवाल और पूछा था। सवाल ये था कि बताओ उसना, उसना और साहिबा, ये उसना और साहिबा दोनों ही चित्रकार हैं और दोनों ही फीमेल चित्रकार हैं। उसना और साहिबा दोनों ही फीमेल चित्रकार हैं, और पूछा गया कि बताओ इनका संबंध किस चित्र शैली से है? ऑप्शन है, एक तो बीकानेर, एक है आपके जोधपुर, एक है आपके अजमेर, और एक है आपका जैसलमेर। क्या बताओ? उसना साहिबा है क्या? क्या बोला आपने? बीकानेर। और बताओ कोई? इनका संबंध जो है ना, इनका संबंध है कहां से? अजमेर शैली से। कहां से है? अजमेर।
और ये पूछी गई है उसना साहिबा का संबंध किससे है, तो बीकानेर शहरी से इनका संबंध है। तो मैं आपको ये सिलेबस समझाने के साथ साथ ये भी समझा रहा हूं कि भाई सवाल ऐसा आता है, समझ गए ना। ओके, और देखो और आगे और क्या सवाल। अब अच्छा, अगला टॉपिक है हस्तकला। हस्तकला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हस्तकला से संबंधित सवाल क्या पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ज्यादा वो ध्यान दे रहा है कास्ट पर, कास्ट लकड़ी पर। लकड़ी में जैसे कि कावड़ कला क्या होती है, कावड़ कला का मिस्त्री, कावड़ कला कलाकार कौन है ना, कावड़ कला में मूर्ति स्थापित कर दे क्या बोलते हैं, है ना। तो हस्तकला में ज्यादा ध्यान दे रहा है किस पर, कावड़ कला। वैसे तो बहुत सारी कलाएं, उस्ता कला है, मथेरना कला है, और आपके थेवा कला है, पॉटरी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ज्यादा प्रेजेंट का सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको, प्रेजेंट में वो लकड़ी पर विशेष जोर दे रहा है। और देखो एक मैक्सिमम हर एक साल का पेपर देखो आप, हर साल एक नई थीम लेकर आता है। एग्जामिनर जो है पेपर बनाने वाला हर साल नई थीम लेकर आता है। तो नई थीम के अकॉर्डिंग क्या है अभी ये चल रहा है। दूसरा, राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य से क्या सवाल आ रहा है भाई, लोक नृत्यों से संबंधित सवाल क्या पूछ रहा है। देखो आपको इनमें से ज्यादा टॉपिक ही पढ़ा देंगे, कम नहीं पढ़ाएंगे, आप इस बात निश्चिंत रहो। और टॉपिक कैसे कि आपको सवाल मिले। अभी एक ये फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर हुआ, फर्स्ट ग्रेड वाला, फर्स्ट ग्रेड में लगभग हिस्ट्री कल्चर के 9-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10, और 10 में से 9 क्वेश्चन क्लास नोट्स में से। हालांकि ये आ गए हैं, आंकड़ा कम भी हो सकता है भाई, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 8-9 क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। अगर आप नोट्सों को याद करोगे तो, जो लिखाया जा रहा है उसको याद करोगे तो, समझ। क्योंकि ये सारे बेस जो नोट्स हम लिखेंगे क्या बेस्ड है, अपना हिंदी ग्रंथ अकादमी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगर आप रजिस्टर को भी पढ़ जाओगे ना तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अपने को रजिस्टर में जो लिखना है ना उसको ढंग से लिखना है, अशुद्ध नहीं लिखना है और ढंग से उसको पढ़ना है, ठीक है। लोक नृत्य में क्या पूछ रहा है प्रेजेंट में, लोक नृत्य में 2-3 चीजें पूछ रहा है। पहला तो व्यावसायिक नृत्यों से संबंधित नृत्यांगना पूछता है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था पिछले संडे को, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड का हुआ था ना, नहीं ध्यान। अभी पिछले संडे को पीटीआई एग्जाम का एग्जाम तो ध्यान रखा करो कि भाई अभी ये एग्जाम है, इसमें ये सवाल आया। उसी में सवाल आया था पिछले जो है पिछले संडे को फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी द्वारा आयोजित पीटीआई फर्स्ट ग्रेड पेपर हुआ। उसमें पूछा गया फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है, तो किससे है? यू नो अबाउट फल्गुबाई, जानते हो फल्गुबाई का नाम सुना होगा ना, किस नृत्य से संबंधित है? अगर आवाज साफ नहीं आ रही है, कल्चर के तो सही थे, करंट के नहीं आते। अरे करंट, हाँ आजकल करंट का ध्यान रखना है ना। अब सुनो आप, अरे चरी नृत्य की नृत्यांगना फल्गुबाई नहीं जानते? फल्गुबाई चरी किसकी है? चरी डांस की डांसर है फल्गुबाई, है ना। एक तो ये आ रहा है, मतलब करंट से, मतलब जो नृत्यांगना है उनसे संबंधित सवाल पूछता है। दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछता है जनजातीय नृत्य। कैसे पूछता है? जनजातीय नृत्य। और जनजातीय नृत्यों में मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है गरासिया। आप कोई भी एग्जाम देखो, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य पूछे जाते हैं। वालर, लूर, कूद, गौर, जवारा, मोरिया, है ना, और मांदल, ये सारे नृत्य किसके हैं? गरासियाओं के हैं। ये पूछता है। एक टॉपिक है कौन सा? राजस्थान के लोक संगीत। लोक संगीत में तो कोई सा भी, जैसे पिछली बार सवाल आया था, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि बताओ शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे की मृत्यु पर कौन सा गीत गाते हैं? अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा गया सवाल। आइडिया है? शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है छेड़ा। कौन सा है? छेड़ा। अभी हाल ही में एक और आया था, ये तो आप जानते होंगे, कि बताओ ऐसा कौन सा गीत है जो गाली गीत कहलाता है? राजस्थान में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गाली गीत
सीठने। कौन सा है? सीठने। एक और सवाल आया था कि बताओ लड़की की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लड़की की जब विदाई होती है तब कौन सा गीत गाते हैं? तो लड़की की विदाई पर गाया जाने वाला गीत जो है वो कौन सा है? ओल्यू। ओल्यू गीत सुना? ओल्यू। तो ऐसे अवसर विशेष पर ये कह रहे हैं सर हमारे भील का आया था फर्स्ट ग्रेड में। हाँ देखो, जनजाति नृत्य पूछता है, ज्यादा पूछता है कौन सा? गरासिया वाला पूछने को, फिर वो उसका मन है कौन सा पूछे। इसके बाद है राजस्थानी भाषा साहित्य बोलियां। मुझे यह टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ये टॉपिक मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और मैंने एक एक एग्जाम में इस टॉपिक के अकेले के 6-6 क्वेश्चन देखे हैं। 6-6 सिंगल, एक एग्जाम, एक टॉपिक, और सवाल कितने? 6। वो 2 सवाल पूछ लिया या 3 सवाल पूछ लिया साहित्य से संबंधित, 3 सवाल पूछ लिया बोलियों से संबंधित, और 1-2 सवाल पूछ लिया भाषा का। भाषा का जैसे भी पूछा, जगरोती कहां बोली जाती है, लोहांदी कहां बोली जाती है, गोडवाड़ी कहां बोली जाती है, बोलियों। फिर इसमें साहित्यकारों के बारे में पूछ लेता है ना? साहित्यकारों के बारे में पूछता है कि भाई एक बार सवाल आ गया था कि भाई एक तरफ था साहित्यकारों के नाम विजयदान दे था, कन्हैयालाल सेठिया और सूर्यमल्ल मिश्रण और मनोत नैणसी, एक तरफ उनका जन्म स्थान दे दिया, कौन सा कहां पर जन्म नहीं हुआ, या डेट दे दी, या रचनाएं दे दी। तो ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण से एक सवाल कंफर्म आता ही है, और इसमें यह है कि एक ही आता है। या तो वो सवाल पूछता है वेशभूषा से, या वो पूछता है आभूषण से। संभावना यह है कि एक ही आता है इनमें से, ठीक है। और राजस्थान की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला वैसे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है ना। अब इसमें से कईयों के सिलेबस में केवल दुर्ग और छतरियां होती हैं, कईयों के में दुर्ग हैं और हवेलियां ही हैं, कईयों के में दुर्ग और महल ही हैं, कईयों बावड़े भी हैं, है ना। लेकिन हमको तो सब कुछ पढ़ना है। तो ये आपके पूरे सिलेबस का एनालिसिस है ना। ये आपके पूरे सिलेबस का एनालिसिस है कि भाई ये सवाल पूछा जाता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम जो अभी आज जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे कैलेंडर की। भाई हम सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे ना, वो टॉपिक लेंगे क्या? मेले त्योहार वाला। और मेले त्योहार में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कैलेंडर, ठीक है। देखते हैं, देखो हम यहां लिखते हैं क्या अपना पहला टॉपिक का नाम है क्या? राजस्थान के मेले त्योहार, ठीक है। और राजस्थान के मेले त्योहार तो है ही है, और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है अभी आज जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे किसके बारे में? कैलेंडर। कैलेंडर देखो भाई, कैलेंडर में हम बात करें तो एक चीज तो आपने सुनी होगी क्या? एक चीज आपने सुनी होगी क्या कि ईसा पूर्व, या हम इसको बोलते हैं बीसी। और एक चीज आपने सुनी होगी क्या? ईसवी सन। ईसवी सन, इसको हम बोलते हैं क्या? एडी। ये सुना है आपने, है ना। अब आपसे पूछे कि बताओ ये ईसा पूर्व है क्या और ये ईसवी सन है क्या? भाई ईसा पूर्व क्या है और ईसवी सन क्या है? क्या है ये? देखो, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि भाई ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की गणना उल्टी चलती है ना। ईसा मसीह के जन्म के, या ईसा मसीह के जन्म से पहले की गणना क्या चलती है? उल्टी चलती है। और ईसवी सन क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद की गणना, जन्म के बाद की गणना सीधी चलती है, सीधी चलती है। अब लेकिन सवाल तो यह है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ कब? भाई सवाल क्या है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ कब? तो आप पता नहीं कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ,
है ना। तो हमने ईसा मसीह के जन्म को मान लिया क्या, 22 वर्ष। भाई ईसा मसीह के जन्म को या तो आप मान लो 0 या मान लो 1, और तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की गणना क्या चलेगी, उल्टी, और इसके बाद की गणना चलेगी क्या, सीधी। जैसे मान लो कोई डेट है, जैसे कोई डेट है 23 BC, ठीक है, और कोई डेट है क्या 23 AD। और अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 23 BC और 23 AD में डिफरेंस कितना है, कितने साल का डिफरेंस है दोनों में, है? नहीं समझ में आ रहा भाई, इन दोनों में आपसे पूछे कितने साल का डिफरेंस है, बताओ इनमें दूरी कितने साल की है आपस में, इन दोनों में दूरी कितने साल की है। मैथ कमजोर है कि तुम्हारा, है मैथ कमजोर है। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, सारे कैलेंडर चलेंगे यहां से 0 से। अब जैसे मान लो कि ये 23 BC है, यानी इसको मान लो कि कितने वर्ष आना पड़ेगा, 23 वर्ष आना पड़ेगा इधर, और 23 वर्ष आना पड़ेगा इधर, कितना हो गया 46 साल। इन दोनों में 46 साल का डिफरेंस है कि नहीं है। देखो ऑनलाइन वालों ने जवाब दे दिया, ऑनलाइन वाले देखो घर पे बैठे बैठे, और आप लोग है ना ये तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, हाँ बताओ। तो ये समझ में आई ना बात, भाई इनमें 46 साल का डिफरेंस हो गया ना, इसको 23 साल वापस इधर आना है और फिर वापस इधर जाना है, तो इनमें आपस में जो डिफरेंस है वो 46 साल का नहीं हो गया क्या, हो गया ना। अब सुनो और भी समझाऊं मैं आपको, देखो एक मैं आपको एक कैलेंडर और बताऊं, एक कैलेंडर मैं आपको और बताऊं, कैलेंडर में आप देखो जैसे जैसे एक देखो, मैं यहां एक है अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, या हम इसको बोलते हैं क्या, ग्रीगोरियन कैलेंडर, ठीक है। एक बार इस कैलेंडर को समझो आप, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर सुना होगा आपने, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर मैं आपसे पूछूं इस कैलेंडर की गणना बताओ किस पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है या चंद्रमा पर। और इसके कंपेयर में मैं आपको एक कैलेंडर और लिखता हूं, और वो कैलेंडर है कौन सा, विक्रम संवत। कौन सा है, विक्रम संवत, है ना। अब बताओ इसकी गणना कैसे होती है, इन दोनों की आप तो गणना बता दो। देखो एक तो मेरी बात सुनो, ऐसे अभी समझाता हूं कि आपके मन में कोई छोटे से छोटा सवाल भी हो तब आपको पूछना है, अगर नहीं पूछोगे तो ये मेरे को नहीं पता लगेगा ना, है ना। कोई छोटी से छोटी बात भी पूछो आप, तो कई बार ऐसे सोच रहे थे हम कि भाई ये इसको क्या पूछना है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रही है ना तो पूछना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना आप। देखो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर मैं कर रहा हूं, इसकी गणना मतलब काउंटिंग, ये आधारित है किस पर, सूर्य पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है, इसकी गणना सूर्य पर आधारित है, इस बात का ध्यान रखना। इसकी गणना कैसे किस पर आधारित है, इसकी गणना जो है चंद्र पर आधारित है, चंद्र पर आधारित। अब अपने को ये नहीं समझना है कि सूर्य गणना कैसे करता है, चंद्रमा गणना कैसे करता है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को ध्यान रखना है केवल कि यह सूर्य पर आधारित गणना है और वो चंद्र पर, सिंपल सी बात है। दूसरा आपसे पूछे कि इसका पहला महीना कौन सा होगा, इसका जो पहला महीना होगा वो कौन सा होगा, जनवरी होगा, और इसका अंतिम महीना कौन सा होगा। ये तो मैं बहुत सरल सरल बात बता रहा हूं, अंतिम महीना कौन सा होगा, दिसंबर। और यहां पर आ जाओ, इसका पहला महीना कौन सा होगा, पहला महीना, और इसका अंतिम महीना, पहला महीना होगा इधर चैत्र, और अंतिम कौन सा है, फाल्गुन। ये तो आपको आता है फाल्गुन, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं इसमें
वर्ष में कुल दिन कितने हैं? वर्ष में कुल दिवस कितने होंगे? कितने होंगे? 365। इसमें बताओ, इसमें वर्ष में कुल दिवस कितने होंगे? अब बताओ। अब देखो, इसमें वर्ष में कुल दिवस के बारे में अगर हम बात करें ना, तो बात यह है कि हिंदी महीने में लगभग दिनों की संख्या होती है 29.5 के आसपास। 29.5 इंटू 12 कर लो तो लगभग आएगा 354 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम इसको लिखते हैं लगभग 355। भाई इसमें लगभग दिनों की संख्या कितनी होगी? 355। इसमें कितनी है? ये दिक्कत वाला काम है ना भाई। यहां पर तो 365 दिन है और यहां पर 300 कितने हैं? 55 दिन है। यानी अंग्रेजी कैलेंडर, ये जो अंग्रेज वाला कैलेंडर है, ये फर्स्ट ईयर में कितना आगे बढ़ जाता है? ये जो पहला साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बताओ पहले साल में कितने दिन आगे बढ़ गया? 10 दिन नहीं बढ़ेगा? दूसरे में कितना बढ़ेगा? फिर 10 दिन बढ़ जाएगा। तीसरे में कितना बढ़ेगा? फिर 10 दिन बढ़ जाएगा। और यानी कि कुल मिला के 3 साल में अंतर कितने दिन का आ जाएगा? 30 दिन का अंतर आ जाएगा। नहीं आ गया? अब 30 दिन का अंतर आ गया। अगर इस प्रकार से यह अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर बढ़ता रहा तो अपने सामने समस्या है कि नहीं? बताओ। जैसे मान लो कि इस बार दिवाली 1 अक्टूबर की है, 1 अक्टूबर, तो अगले 2-3 साल बाद कितना किस में हो जाएगी? नवंबर में हो जाएगी। फिर अगले 3 साल बाद किस में हो जाएगी? दिसंबर में हो जाएगी। फिर अगले 3 साल बाद जनवरी में हो जाएगी। यानी कि ऐसा समय आएगा कि दिवाली जून में मनाएंगे। भाई जिस हिसाब से यह अंग्रेजी कैलेंडर बढ़ रहा है, भाई हर 3 साल में बढ़ जाएगा 30 दिन, तो 1 महीना बढ़ेगा। तो इसका मतलब दिवाली जून में आएगी, होली जनवरी में आएगी। लेकिन फिर ऐसा होता क्यों नहीं है भाई? ये तो आपके सामने में बोल रहा हूं ना कि इसमें दिन हो गए 365, 55, उसमें 365। हर साल अंग्रेजी कैलेंडर हमारे विक्रम संवत से या हिंदू कैलेंडर से हर साल 10 दिन आगे जाता है। तो अब तक तो इसको बहुत आगे निकल जाना चाहिए था अंग्रेजी कैलेंडर को। अब तक तो दिवाली जून में आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं आ रही फिर भाई? ऐसा फिर हम लोग क्या करते हैं कि जिससे ये मामला यहीं का यहीं बना हुआ है? ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है क्या? ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या होता है? 1 महीना बढ़ जाता है। यानी कि ये जो विक्रम संवत है ना, इस विक्रम संवत में हम अधिक मास वाला कॉन्सेप्ट क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अधिक मास क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। हम वही तो करते हैं, प्रत्येक 3 साल बाद 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। भाई ये 10 हर साल 10 दिन बढ़ता है, और हम क्या करते हैं? विक्रम संवत में तीसरे साल क्या है? 1 महीना जोड़ देते हैं। तो जितना बढ़ता है ना उतना वापस कम हो जाता है। 2 साल तो बढ़ा हुआ लगता है, लेकिन तीसरे साल बढ़ा हुआ नहीं लगता। जैसे मान लो कि दिवाली आ गई साहब, दिवाली पहले आ गई साहब 20 अक्टूबर की, फिर अगले दिन अगली बार आ गई 3 नवंबर की आ गई, फिर तीसरे साल दिवाली वापस अक्टूबर में आ जाती है, क्योंकि तीसरे साल में महीना क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो वापस आ जाता है वो। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए लाया गया क्या? अधिक मास लाया गया। ये बात समझ में आती है क्या? यहां तक आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो? हाँ, इसमें 13 महीने हो जाते हैं हिंदी कैलेंडर में, बिल्कुल। तो उसको अधिक मास वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अभी ये अधिक मास वाला मैं कल लिखाऊंगा ना, अभी आप इतना लिखो जितना लिखा है ना, ये अधिक मास वाला मैं लिखाऊंगा कल। अभी आप केवल इतना लिखो, ये जो लिखा है बोर्ड पर, ये जो बोर्ड पर लिखा है केवल आप इतना लिखो, लिखो इसको। इतना लिख लोगे इसको आप, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर कॉपी बनाओ और पढ़ो, और ये निश्चित है कि सफलता मिलेगी।
चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष 29 पृथ्वी के सापेक्ष। अरे ये तो ज्योग्राफी वाली बात बता दी। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे फिर हम अगली क्लास में। कल पढ़ेंगे इसको, कैलेंडर को और बाकी का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।